इंटरनेट पर कीबोर्ड वॉरियर्स को बोलते हुए सुना होगा, देश के लिए कुछ करना है तो इंडिया में रहना होगा, बाहर भागकर थोड़ी देश सेवा होती है। लेकिन थोड़ा पीछे चलकर देखें, देश के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपनी जिंदगी त्याग दी, क्या उन्होंने कभी बाहर जाकर पढ़ाई नहीं की? महात्मा गांधी ने लंदन से लॉ किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैम्ब्रिज से सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रीज ली। तो क्या हम उनको भी बोलेंगे कि वो अनपेट्रियोटिक थे? आपको समझना होगा कि उस दौर में फॉर बेटर और फॉर वर्स पूरी दुनिया पर वेस्ट का कब्जा था। कॉलोनियलिज्म की वजह से सारे ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स और कानून उन्हीं के कंट्रोल में थे। हमारे फ्रीडम फाइटर्स बाहर गए ताकि उन्हीं के घर में घुसकर ये सीखें कि ये पूरी दुनिया चलती कैसे है। उन्होंने वेस्ट के सिस्टम को, कानून को इतने अच्छे से समझा कि वापस आकर इसी एजुकेशन को उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया। You can't fight what you don't understand, and so they understood. और आज भी यही सच है। West controls global power structures, politics, economics, and our very households. हॉर्मोज के ब्लॉक्ड होने से आज आप इंडिया में बैठकर इंडक्शन खरीद रहे हैं वेस्ट की वजह से। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हायर एजुकेशन का एपी सेंटर है, क्योंकि वहां का नेटवर्क और एक्सपोजर आपके करियर को एक अलग ही ट्रैजेक्टरी पर ले जाता है। लेकिन दिक्कत बाहर जाकर पढ़ने में नहीं आती, दिक्कत उसके खर्चे में आती है। चलो थोड़ा डेटा खेलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो ओवरसीज पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर 2020 में 6.8 लाख था, जो अब बढ़कर 18 लाख हो चुका है। सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन इस पूरे टैलेंट माइग्रेशन के पीछे एक ऐसा इकोनॉमिक ड्रेन है जो सीधे हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों की पॉकेट पर असर डालता है। इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। जब हमारे देश के सबसे होशियार बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो वो सिर्फ अपना दिमाग लेकर नहीं जाते, उनके साथ साथ इंडिया का काफी सारा पैसा भी देश से बाहर लेकर जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है जिसे LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, एक इंडियन रेजिडेंट लीगली एक फाइनेंशियल ईयर में $250,000 विच इज 2.8 करोड़ रुपीस तक बाहर भेज सकता है विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल्स। टू मेक श्योर दैट एवरीवन कंप्लाइज विद दिस, RBI हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है। तो जब भी कोई इंडियन बाहर पैसे भेजता है, RBI उसका हिसाब रखता है। और RBI के डेटा से पता चलता है कि बच्चों की फीस और खर्चे के लिए जो पैसा बाहर भेजा जा रहा है वो हर साल 13% तक बढ़ रहा है। सोचिए, जब एक स्टूडेंट बाहर जाता है तो सिर्फ कॉलेज की फीस नहीं लगती, वहां रहने का रेंट, खाना पीना, आने जाने की टिकट्स, ये सब मिलाकर खर्चा इतना हो जाता है कि अगर हम सारे 18 लाख इंडियन स्टूडेंट्स का खर्चा आपस में जोड़े तो हर साल लगभग $70 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए इंडियन बैंक से निकलकर US, UK और कनाडा जैसे देशों के बैंक्स में जमा हो रहे हैं। Now, do you think it's justified कि देश का इतना पैसा एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है? पहली नजर में लगता है कि नहीं यार, ये पैसा तो देश में ही रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव करना बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि जब तक इंडिया अपने स्टूडेंट्स को वही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और वही ग्लोबल स्टैंडर्ड की डिग्रीज नहीं दे पाता, तब तक इंडियंस बाहर जाएंगे और उन्हें जाना भी चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि ये लोग इंडिया के लिए कुछ नहीं करते हैं। बाहर जाकर जब ये अच्छे पैसे कमाते हैं तो इंडिया में अपने घर परिवार को भी एक अच्छा खासा चंक भेजते हैं और वो हमारे बैंक्स में जमा हो रहा है। चलो, तो ये हुई उनकी बात जो बाहर जाकर पढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे देश का एक बहुत बड़ा एम्बिशियस क्लास ऐसा है जो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है पर फॉरेन एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या एक वर्ल्ड क्लास ग्लोबल डिग्री सिर्फ उन्हीं का हक है जिनके पास पैसे की प्रिविलेज है? मेरिट वाले क्या करें? पकौड़े बेचें?
इसी इशू को फिक्स करने के लिए इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के अंडर एक नया इनिशिएटिव लागू किया है। अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट किसी वजह से लंदन या न्यूयॉर्क नहीं जा पा रहा, तो क्यों ना लंदन और न्यूयॉर्क के उन्हीं प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को इंडिया लाया जाए। इंडिया अब अपने रॉ टैलेंट को सिर्फ पॉलिश होने के लिए बाहर नहीं भेज रहा, बल्कि उन प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज को ही डोमेस्टिक ग्राउंड पर सेटअप कर रहा है। पहले अगर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी को इंडिया आना होता था तो रेड टेप और सरकारी कंप्लायंसेस वर वेल अ काफ्काएस्क नाइटमेयर। लेकिन अब यूजीसी ने सारे रूल्स एकदम साफ और आसान कर दिए हैं। एंड इसी क्लियर फ्रेमवर्क का नतीजा है कि अब तक 15 एलीट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को इंडिया में अपने इंडिपेंडेंट फुल फ्लेजेड कैंपसेस खोलने का अप्रूवल मिल चुका है। एंड बेयर इन माइंड, ये कोई नॉमिनल डिस्टेंस लर्निंग या ऐसे कोई टाई अप नहीं है। ये ऑटोनमस ब्रांच कैंपसेस हैं जो बिल्कुल अपने मेन कैंपस के स्टैंडर्ड और ईथोस पर चलेंगे। यानी जो करिकुलम, जो फैकल्टी और जो डिग्री आपको लंदन या सिडनी में मिलती, वही डिग्री अब आपको यहाँ मिलेगी। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? वेल, दिस यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूके, जो कि पहली रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटी है जिसने दिल्ली एनसीआर में अपना कैंपस फुल्ली फंक्शनल कर भी दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूके की यूनिवर्सिटीज, इन्हें मुंबई के प्रीमियम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी हब पोवई में कैंपस सेटअप करने का फाइनल ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स यूएनएसडब्ल्यू सिडनी और यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके, ये दोनों बेंगलुरु के टेक पार्क्स में एस्टैब्लिश होंगी। डीकन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगडन ऑस्ट्रेलिया, ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑलरेडी ऑपरेशंस रन कर रहे हैं। इफ यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड, देन लेट्स थिंक अबाउट दिस इस तरीके से। अगर आपको किसी वर्ल्ड क्लास मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट की ऑथेंटिक डिश खानी है तो आपको फ्लाइट पकड़कर बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट अपने ओरिजिनल शेफ्स, अपने कोर इंग्रेडिएंट्स और अपने वही टॉप टियर स्टैंडर्ड्स लेकर आप ही के शहर में ब्रांच खोल दे, तो डिश का स्वाद और उसकी क्वालिटी बिल्कुल वही रहेगी, पर आपका फ्लाइट और होटल का फिजूल खर्चा पूरी तरीके से बच जाएगा। हायर एजुकेशन में बिल्कुल यही रूल अप्लाई हो रहा है। यूजीसी के स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क के मुताबिक इन कैंपसेस पर वही करिकुलम पढ़ाया जाएगा और वही डिग्रीज अवार्ड होंगी जो उनकी पेरेंट कंट्रीज में मिलती है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क मुंबई में एक 2+1 मॉडल लेकर आ रहा है, जहां बच्चे 2 साल मुंबई में पढ़ेंगे और अपना फाइनल ग्रेजुएशन ईयर जो है वो यूके के कैंपस में बिना किसी फ्रिक्शन और कंप्लायंसेस के कंप्लीट करेंगे। इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए अपनी कोर शिकागो फैकल्टी को डायरेक्टली इंडिया सेकेंडमेंट पर भेज रहा है, ताकि टीचिंग मेथोडोलॉजी में 1% का भी डिफरेंस इस कैंपस पर ना आए। एंड द बेस्ट पार्ट, इन कैंपसेस से सेम डिग्री आपको 30 से लेकर 70% तक कम कॉस्ट पर मिल जाएंगी। फॉर इंस्टेंस, जो डिग्री यूके में लिविंग कॉस्ट के साथ आपको साल की 35 से 45 लाख की पड़ेगी, वही ग्लोबल डिग्री साउथहैम्पटन दिल्ली एनसीआर कैंपस में लगभग 13.2 लाख पर ईयर के ट्यूशन में मिल जाएगी। इसके ऊपर इन यूनिवर्सिटीज ने आने वाले सालों के लिए एक 1000 करोड़ का स्कॉलरशिप कॉर्पस इकट्ठा किया है, ताकि मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड वेवर्स के थ्रू बच्चों को 10% से लेकर 100% तक का ट्यूशन वेवर मिल सकता है। अब थोड़ा बड़े पिक्चर पर फोकस करते हैं। A landmark Deloitte Knight Frank industry report projects that साल 2040 तक ये फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस इंडिया में 5.6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को एनरोल कर चुके होंगे। इसका मैक्रो इम्पैक्ट ये होगा कि इंडिया लगभग $113 बिलियन यानी 10.67 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज देश के बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रिटेन कर लेगा। क्यूबस वर्ल्ड स्किल इंडेक्स 2027 ने इंडिया को हाईलाइट किया था एज एन इकोनॉमी विद इमेंस पोटेंशियल इन द कमिंग ईयर्स, पर साथ ही साथ ये कहा था कि इंडिया में ग्रेजुएट्स का स्किल गैप बहुत ज्यादा है। This means that they are not work ready when they come out of university. अब आप इन न्यू कैंपसेस की लोकेशन देखो। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यॉर्क को मुंबई के टेक इंजन के पास खड़ा कर दिया है। यूएनएसडब्ल्यू को बैंगलोर के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच में बिठा दिया है।
अब ग्लोबल रिसर्च और लोकल इंडस्ट्री के बीच का फासला खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स को पढ़ते पढ़ते ही टॉप टियर कॉर्पोरेट जायंट्स के साथ काम करने का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। इस प्रॉक्सिमिटी की वजह से अगर चेंजिंग जॉब मार्केट के साथ करिकुलम ना भी कीप अप कर पाए तो स्टूडेंट्स तो कीप अप कर ही लेंगे। पर अब तक मैंने जो कुछ भी बताया वो थोड़ा वन साइडेड नहीं लग रहा? इंडिया का फायदा, इंडियन स्टूडेंट्स का फायदा, इंडियन इंडस्ट्रीज का फायदा, तो इन यूनिवर्सिटीज का क्या फायदा? अरे इस कलयुग में बिना फायदे के कोई कुछ करता है क्या भला? सच तो ये है कि इन यूनिवर्सिटीज के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा गोल्ड माइन है। पहले तो इन्हें चाहिए एक बड़ा स्टूडेंट बेस। वेस्ट के देशों में पॉपुलेशन कम हो रही है, वहां डोमेस्टिक एडमिशंस फ्लैट पड़ चुके हैं। दूसरी तरफ इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है। इन यूनिवर्सिटीज को पता है कि अगर इन्हें आने वाले 20-30 सालों तक ग्रो करना है तो उन्हें उन बच्चों तक पहुंचना होगा जो दिमाग से तो ब्रिलियंट है पर महंगे डॉलर्स और पाउंड्स अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट उन्हें सीधा इंडिया में मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है रिसर्च और डेटा। आज के दौर में एआई, टेक, हेल्थ केयर और डेवलपमेंट की सारी टेस्टिंग बिग डेटा पर होती है। इंडिया जैसा डाइवर्सिफाइड मार्केट और यहाँ का स्केल उन्हें किसी और छोटे देश में नहीं मिल सकता। हमारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वो जो रिसर्च और आईपीज यहाँ क्रिएट करेंगे वो ग्लोबल लेवल पर उनकी रैंकिंग्स और उनके बिजनेस को बहुत बड़ा बूस्ट देंगी। और तीसरा फायदा है इनका अपना खर्चा बचना। यूके या यूएस में एक नया कैंपस खोलना, वहाँ की जमीन और मेंटेनेंस सब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इंडिया में स्पेशली गिफ्ट सिटी या बॉम्बे, बैंगलोर में इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप के लिए कमाल के इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। तो हिसाब एकदम बराबर का है। बिजनेस उनका है पर फायदा हमारा भी है। सो लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर, बाहर जाना, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना और वहां नेटवर्क बनाना हमेशा से एक प्रीमियम और टॉप टियर चॉइस रही है एंड आगे भी रहेगी। लेकिन इंडिया का ये नया डायरेक्शन उन हजारों ब्रिलियंट बच्चों के लिए एक नया रास्ता खोल रहा है जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन तो डिजर्व करते हैं पर किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से पीछे छूट जाते हैं। इंडिया अब सिर्फ एक रॉ टैलेंट एक्सपोर्टर देश नहीं रह गया है जो अपना बेस्ट ब्रेन बाहर भेज दे। अब इंडिया खुद एक ग्लोबल नॉलेज हब बन रहा है जहां दुनिया की सबसे एलीट यूनिवर्सिटीज को ग्रो करने के लिए हमारी मिट्टी पर आना ही पड़ेगा। गाड़ी एकदम सही डायरेक्शन में चल पड़ी है।